तो अर्थशास्त्र में जो हमारे सिलेबस में लगा है, वैसे तो इसमें 15 अधिकरण, 150 प्रकरण और 150 अध्याय बता रहा है और 180 प्रकरण, ऐसे ही है ना? 15 अधिकरण, 150 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं। कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, वो सिर्फ पहला अधिकरण, जिसका नाम क्या है? विनयाधिकरण लगा है हमारे इसमें। विनयाधिकारिक, ठीक है? तो ठीक। पहला अधिकरण हमें पढ़ना है। अब उसमें कितने अध्याय हैं, कितने प्रकरण अधिकरण है, सॉरी, उसमें कितने प्रकरण हैं, प्रकरणों के नाम तो भी देखेंगे हम, उसके अंदर क्या कितने प्रकरण लगे हैं और कितने अध्याय हैं। वो अंदर से ज्यादा पूछेगा नहीं, सिर्फ हमें एक अधिकरण पढ़ना है विनय अधिकारी, उसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं, कितने प्रकरण है, वो देखते जाएंगे। और 6000 श्लोक हैं और यह गद्य में है, और यत्र तत्र मतलब कुछ कुछ इसमें श्लोक भी पाए जाते हैं, अभी देखोगे आप जब पढ़ेंगे। और प्रत्येक अध्याय के अंत में एक या एक से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। गद्य भाग को छोड़कर कुल 340 श्लोक हैं, ठीक है? गद्य भाग को छोड़कर भाषा का प्रयोग पाणिनि के व्याकरण के नियमों के अनुसार किया गया है। कहीं एक दो स्थानों पर भिन्नता भी मिलती है। अधिकरणों का परिचय इस प्रकार है। ये हमने पढ़ लिया है, और थोड़ा जब हम नवीं इकाई पढ़ेंगे तो नवीं इकाई में कुछ कुछ चीजें और इसमें हमें ज्यादा मिलेंगी, तो उस समय देख लेंगे, ठीक है? तो देख लीजिए, आपसे यही पूछा था, ये पूछा था। हाँ, पूछा था ये। हाँ, पूछा था। साफ साफ लिखा है, अभियास्यत कर्म नवा। तो पहला है विनयाधिकरण, दूसरा है अध्यक्ष प्रचार, तीसरा है धर्म स्थेयम, चौथा है कंटक शोधन, पांचवा है योग वृत्तम, छठा मंडल योनि, सातवां साठ गुण्यम, और आठवां है व्यसनाधिकारिक, और नवा है अभियास्यत कर्म, 10वां है सांग्रामिकम, 11वां संघ वृत्तम, 12वां आबलीयम, फिर 13वां दुर्ग लंबन, और 14वां है औपनिषदिक, और 15वां क्या है? तंत्र युक्ति, ठीक है? अगर आप इसको ना ऐसे ऐसे अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं? एक अच्छा सा श्लोक है इसके लिए कि और विनयाध्यक्ष, श्लोक देख, बता देना। विनयाध्यक्ष धर्मस्थम कंटक योग मंडले, देखो सभी आ जा रहे ना। विनयाध्यक्ष धर्मस्थम कंटक योग मंडले साठ गुण्यम क्या है? 60 गुण्यम व्यसनाधिकम अभियास्यत कर्म एवच सांग्रामिकम संगवृत्तम आबलम दुर्गलंबनम तथा उपनिषद तंत्र युक्ति क्या है? तथा उपनिषद तंत्र युक्ति कौटिल्य संग्रहे, मतलब कौटिल्य के संग्रह में, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ये 15 अधिकरण है। बहुत सरल श्लोक है। आप इसको ना ट्रिक से भी पढ़ोगे तो आपको ये गलत हो जाएगा। एक श्लोक 2 लाइन की का श्लोक है, उसको अगर आप याद रखोगे तो कहीं भी भूलने वाले नहीं हो। विनयाध्यक्ष धर्मस्तम कंटक योग मंडले 60 गुण्य व्यसनम चैव अभियास्यत कर्म एव च सांग्रामिकम संघवृत्तम आबलम दुर्गलम वनम तथा उपनिषद तंत्र युक्ति कौटिल्य संग्रहे। बहुत सरल श्लोक है। तो उसके बाद आप देखते हैं, शुरू होता है यहाँ से, मंगलाचरण भी इसमें किया गया है। जो अर्थशास्त्रकार चाणक्य है, उन्होंने मंगलाचरण भी इसमें किया है। विनयाधिकरण, संक्षिप्त ग्रंथानुक्रमो राजवृत्तिश्च, ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें हैं, हम विद्या के बारे में बताया है, फिर वो कैसे अमात्यों की नियुक्ति करनी है, ये सारी चीजें हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे पहले अधिकरण में। तो आप देखो यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से भी आपको पढ़ना है, तो पहला तो यहाँ पे ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, मतलब कि यहाँ यहाँ पे किस किस को नमस्कार किया गया है?
एक पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है क्या, बनेगा ही, कभी ना कभी बनेगा, कि अर्थशास्त्रकार चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में किस किस को नमस्कार किया है। ठीक है, तो ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, क्या ओम नमः नमस्कार है, किसको नमस्कार है, कह रहे हैं कि शुक्र बृहस्पतिभ्याम, शुक्र और बृहस्पति, शुक्र शुक्राचार्य औसतस जिनको कहा गया है, और बृहस्पतिभ्याम। समझ में आ रहा है ना? जी जी। शुक्ल हाँ आ रहा है। शुक्र शुक्राचार्य और बृहस्पति को मेरा नमस्कार है, ये कहने का मतलब है। फिर कह रहे हैं कि पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थ शास्त्राणि पूर्व आचार्य है प्रस्थापितानि प्रायस्तानि संहृत्य एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम तस्य अयम प्रकरण अधिकरण समुद्देशः। ठीक है, अब इस प्रकरण का भी नाम बता दिया है। क्या है इसका नाम, मतलब अधिकरण गिनाए जाते हैं, मतलब इसके बाद इसके जो ये अधिकरण है, इस अधिकरण में कह रहे हैं अधिकरण भी गिनाए जाएंगे और इसके अंदर प्रकरणों को हम पढ़ते जाएंगे। अब सूची रूप में ग्रंथ के प्रकरण और अधिकरण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया है, शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार कर दिया है। क्यों नमस्कार किया है? पृथिव्याम लाभे पालने च, पृथ्वी के लाभ के लिए या पृथ्वी की प्राप्ति और पालने पोषण की रक्षा के संबंध में यावंती अर्थशास्त्राणी, मतलब कह रहे हैं कि जो क्या है, पृथ्वी के प्राप्ति के लिए, अब पृथ्वी में कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं, तो मनुष्य से परिपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति और जो प्राप्त पृथ्वी है उसकी रक्षा के संबंध में क्या किया गया है, कह रहे हैं कि पूर्व आचार्यों ने, इससे पहले जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों ने यावंती अर्थशास्त्राणी, जितने भी अर्थशास्त्रों की रचना की है, तो कह रहे हैं कि तानि समहृत्य, उनको क्या करके, समहृत्य मतलब संग्रहित करके, मैं क्या कर रहा हूं, एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम, मैं एक इस इदम मतलब इस अर्थशास्त्र को कर रहा हूं, इस अर्थशास्त्र की रचना कर रहा हूं। तो उसके बाद कह रहे हैं कि तस्य अयम, अब इसके बाद में क्या कर रहा हूं, इसके प्रकरणों और अधिकरणों को बता रहा हूं, उद्देशित कर रहा हूं। यहां तक समझ में आया? हाँ आया। हाँ। ठीक है, शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार है। पृथ्वी, मनुष्य से जो परिपूर्ण पृथ्वी है उसकी प्राप्ति के लिए और उसकी रक्षा के लिए आज तक यावंत मतलब आज तक जितने भी पूर्व आचार्यों ने अर्थशास्त्र को लिखा है, अर्थशास्त्रों को, बहुत सारे लोगों ने अर्थशास्त्रों को लिखा है, तो उनको संग्रहित करके मैं इस अर्थशास्त्र को कर रहा हूं, इस अर्थशास्त्र की रचना कर रहा हूं। अब इसके प्रकरण और अधिकरणों को समुद्देशित कर रहा हूं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अब जो हमारा विनय अधिकारी अधिकरण था उसके अंदर जो प्रकरण आ रहे हैं जिनको हमने पढ़ना है, कितने प्रकरण हैं, तो शायद 18 के आसपास है, 18 है शायद, तो इन 18 प्रकरणों को हम देख लेते हैं। पहला है ये देखना आपको अगर आपसे पूछ लेगा ये, क्योंकि आप देख रहे हो एनटीए का कैसा पेपर आ रहा है, अब हम कुछ भी चीजें छोड़ नहीं सकते हैं। वो पूछ सकता है कि विद्या समुद्देश और वृद्ध समुद्देश ये किसके अंतर्गत आते हैं, या उचित मिलान करो विद्या समुद्देश वृद्ध समुद्देश, और 2-3 दे दिए याज्ञवल्क्य की स्मृति से, और आपसे बोला कि मिलाने के लिए दे दो। अब आपको मिलाना है, कैसे मिलाना, वहां पे अपना दिमाग लगाना है। विद्या समुद्देश ये भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, वृद्ध समुद्देश ये भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, और दूसरा आपको दे दिया, एक मनुस्मृति से दे दिया और एक याज्ञवल्क्य की स्मृति से दे दिया। ठीक है, तो आप अब आपको पेपर को देख के आपको आप कैसे तैयारी करनी है ये देखना है आगे। ठीक है, अगर आपका हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पता नहीं ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं। सारा वो सॉरी यूजीसी नेट का ही सिलेबस लगा है हर जगह, है ना, तो हमें आगे को भी मतलब हमें किस प्रकार तैयारी करनी है ये सारी चीजें देखनी है। तो हम उसके अंतर जो प्रकरण है उन प्रकरणों को देख लेते हैं।
विद्या समुद्देशः, वृद्ध समुद्देशः, इंद्रियजयः, अमात्य उत्पत्तिः, मंत्री पुरोहित उत्पत्ति, उपदाभि, शौच अशौच ज्ञान, अमात्यानाम, गूढ़ पुरुष प्रणिधि, स्वविषये कृत्य अकृत्य पक्ष रक्षणम, पर विषय कृत्य अकृत्य पक्ष उपग्रह, मंत्र अधिकार, दूत प्रणिधि, राजपुत्र रक्षणम, अपरुद्ध व्रतम, अपरुद्धे वृत्ति, राज प्रणिधि, निशांत प्रणिधि, आत्मरक्षितकम इति विनय अधिकारिकम प्रथमम अधिकरणम। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें जो कह रहे हैं, विद्या समुद्देश, वृद्ध समुद्देश, इंद्रिय जय, अमात्य उत्पत्ति, मंत्री पुरोहित उत्पत्ति, जो भी बताए हैं 18 जो है, ये कह रहे हैं कि ये विनय आधिकारिक जो हमारा अधिकरण है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विद्या समुद्देश में हमें क्या पढ़ने है, जो 4 प्रकार की विद्या बताई है, किस किसने, चाणक्य ने अलग बताई है, शुक्राचार्य ने अलग बताई है, बृहस्पति ने अलग, मतलब बृहस्पति के अनुयायियों ने अलग बताई है। तो वो सारी चीजें हमें विद्या समुद्देश के अंतर्गत पढ़नी है। नीचे लिखा है वृद्ध संयोग, यहाँ पे ज्ञान वृद्ध पुरुषों और विद्यार्थी राजपुत्रों का संयोग पढ़ना है। इंद्रिय जय, इंद्रिय जय के अंतर्गत आपने देखा होगा 6 या 5 राजा हैं जो कहते हैं कि इंद्रिय क्या क्या, लोभ से उसकी ऐसी गति हुई, क्रोध से उसकी ऐसी गति हुई। तो ये सारी चीजें हम इंद्रिय जय के अंतर्गत पढ़ लेंगे। अमात्योत्पत्ति, जो प्रश्न हमारे पेपर में आया था कि सह अध्यायी को अपना अमात्य चुनना चाहिए, भारद्वाज का मत है, तो यहाँ पे और सारे लोग भी हैं, उनका भी मत हम पढ़ेंगे। मंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति, उपधा अर्थात छल से अमात्यों की पवित्रता अपवित्र हृदयता की परीक्षा। वहां पे अमात्यों की वो भी ली जाती है, परीक्षा ली जाती है कि कौन कितना मतलब राजा के प्रति वफादार है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें कराते हैं उनसे। और गूढ़, किसी को अंतः महल में भेज देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रंग जहाँ पे वो रहती है रानियां, तो वहां पे भी भेज देते हैं परीक्षा लेने कि वो रानियों के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा। अगर वो उसमें जीत गया तो फिर उसको अलग पद दे दिया जाता है। तो बहुत अच्छी मतलब अर्थशास्त्र है ये, पढ़ने में मजा आएगा। और गूढ़ पुरुष की नियुक्ति, ठीक है, एक पूरा मतलब एक राजा को कैसे कैसे लोगों को रखना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे देखा जाएगा। और गुप्तचर की दौत्य कार्य पर नियुक्ति, जैसे किसी को गुप्तचर बना दिया जाता है। और अपने राज्य में कृत्य पक्ष और अकृत्य पक्ष का रक्षण, शत्रु राज्य में कृत्य पक्ष और अकृत्य पक्ष का संग्रह, मंत्राधिकार, दूत प्रणिधि। ठीक है, ये जो है कह रहे हैं ये आत्मरक्षा अर्थात राजा का आत्मरक्षार्थ उपाय निर्धारण, ये जो विनयाधिकारिक अधिकरण है उसमें 18 प्रकरणों का समावेश है। ठीक है, जो संस्कृत में आगे दिया है उनको आप अभी से लिख के अपने दीवार में चिपका सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, कोई शंका? इनका भी क्रम पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। अब पेपर जैसे पूछा जा रहा है, पेपर का पैटर्न तो याद रख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। याद ठीक है। रखोगे हमारा ही फायदा होगा, नहीं रखेंगे घाटा हमारा ही होना है। वही गया देख इस प्रश्न का काटा ही। वो भी सबसे सरल प्रश्न था, है ना। वही तो और क्या बोलते हैं, पहला अध्याय समाप्त हो गया। पहला अध्याय में सिर्फ वो ही बताया है कि ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, इतने अधिकरणों के मतलब विनयाधिकारिक अधिकरण के अंदर इतने प्रकरण हैं। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय, अब देख लीजिए अध्याय इसमें कितने हैं, ये हम आगे आगे को देखते जाएंगे, लेकिन प्रकरण कितने हैं आपको पता चल गया है। विनयाधिकारिक में कितने प्रकरण हैं, अगर प्रश्न आता है तो किसी का गलत होगा, जो रिकॉर्डेड देखेगा वो, उससे भी मैं जोर से ही बोल रही हूँ, उन लोगों से भी और आप लोगों से भी। तो विनयाधिकारिक में 18 प्रकरण है। याद रख लेना, अगली बार अगर ये प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं था आप लोगों को। ठीक है, वैसे मैंने आपको बोला था, बहुत सुझाव दिया था कि श्लोक याद कर लेना, पर ये आपने नहीं किया, लापरवाही। तो दूसरा जो अध्याय है वहां पे हम विद्या समुद्देश जो प्रकरण है उसको पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अब विद्याएं, जो 4 प्रकार की विद्या है उन्हीं के बारे में।
तो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चैति विद्या। कह रहे हैं कि आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 4 विद्याएं हैं। ठीक है, आन्वीक्षिकी विद्या क्या होती है, तो वो अध्यात्म विद्या होती है और त्रयी के अंतर्गत ऋग यजुर्वेद सामवेद आती हैं और वार्ता के अंतर्गत जो व्यापारिक है, कृषि पशुपालन और वाणिज्यात्मक विद्या वो आती है और दंड नीति राज विद्या वो सभी जानते हैं। देखिए उमा दीदी, एक यहाँ से अगर किसी ने काम नहीं किया होगा तो ना एक यहाँ से आपका उसका टॉपिक भी बन सकता है रिसर्च का, अगर किसी ने काम नहीं किया हो तो, अच्छा। कि ये जो दंड नीति है ना, मतलब प्राचीन दंड नीति से आप वर्तमान की दंड नीति को जोड़ सकते हो या अर्थशास्त्र की दंड नीति से वर्तमान की दंड नीति को जोड़ सकते हो। पहले अगर आप फिर आपको पूरी अर्थशास्त्र पढ़नी पड़ेगी, है ना? अर्थशास्त्र में किस हाँ, प्रकार अगर दंड किसी ने नहीं किया होगा तो। हाँ, किसने मतलब अगर कोई झूठ बोलता था तो क्या दंड मिलता? आज आज हमारे समाज में इतना मतलब ऐसे केस हो जाते हैं, उनमें भी कुछ नहीं होता है ना? तो मतलब वर्तमान की हाँ दंड हाँ। नी जो प्राचीन दंड नीति को वर्तमान की दंड नीति से जोड़ते हुए भी आप काम कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं किया है तो। है ना? अच्छा टॉपिक है वैसे तो। तो विद्या समुद्देश्य आन्वीक्ष की स्थापना। तो आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। त्रयी वार्ता दंड नीति च इति मानवाः। अब देखो यही प्रश्न पूछा था। ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा था, आपको याद है कि जो मानवा मानवा मतलब मनु के अनुयायी जो है, मनु के अनुयायी जो है वो त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 3 प्रकार की क्या मानते हैं, विद्या मानते हैं। ठीक है, त्रयी और वार्ता और दंड नीति को मनु के अनुयायी 3 प्रकार की विद्या मानते हैं। ठीक है, अब वो आन्वीक्षकी को क्यों नहीं मानते, तो आन्वीक्षकी उसका उपाय यहाँ पे दिया है कि त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षकी इति। क्या कह देते हैं वो, कि त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षकी इति, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, आन्वीक्षकी को त्रयी के अंतर्गत जोड़ दिया है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि आन्वीक्षकी को मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यात्म वगैरह जो भी है वो सारी चीजें हमें त्रयी से मिल जाती है। त्रयी के अंतर्गत ऋग यजुर्वेद सामवेद आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि त्रयी वार्ता दंड नीति को कौन मानता है, मनु के अनुयायी अनुयायी आन्वीक्षकी को किस में अंतर्भूत कर देते हैं, तो आन्वीक्षकी को त्रयी के अंतर्गत मतलब अंतर्गत रख देते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में सभी को? ये सारा मूल से हाँ है, ठीक। ठीक है? आ रहा ये है। मूल ये मूल से है पूरा। फिर है कि वार्ता दंड नीति ही चैति बारहस्पत्याः। और अब बृहस्पति के अनुयायी कितनी मानते हैं, तो बृहस्पति के जो अनुयायी हैं वो वार्ता और दंड नीति ये 2 प्रकार की विद्याओं को मानते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये आप अभी से अपने दीवारों पे चिपका के लगा दीजिए, जो कि परीक्षा होने तक याद हो जाए। तो वार्ता और दंड नीति ये 2 प्रकार की विद्या बृहस्पति यानी कि बृहस्पति के अनुयायी अनुयायी मानते हैं। अब ये और 2 को क्या करते हैं, मतलब या 3 को क्या करते हैं, तो आन्वीक्षकी या त्रयी को क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्राविद इति। कह रहे हैं कि जो त्रयी है वो त्रयी कैसी है, त्रयी सिर्फ संवरण। संवरण का मतलब क्या होता है, संवरण का मतलब होता है कि वो आवरण मात्र है। आवरण मात्र कैसे, जैसे लोक यात्राविद, लोक यात्रा मतलब लोकायत। लोकायत जैसे नास्तिक दर्शन में आपने चार्वाक वगैरह का नाम सुना होगा, तो तब कह रहे हैं कि जो ये त्रयी है वो त्रयी कैसी है, कह रहे हैं कि लोक यात्रा के को जानने वाले, लोक यात्रा विद, लोक यात्रा को जानने वाले जो लोकायतिक है, नास्तिक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, त्रयी को सिर्फ आवरण मानते हैं। अब आपने नाम सुना होगा बृहस्पति का, किसके अंतर, बृहस्पति चारवाक दर्शन के वो माने जाते हैं, संस्थापक। ठीक है,
चार्वाक दर्शन हाँ तो तभी कह हाँ रहे हैं। हाँ अब वो जो बृहस्पति थे वो क्या थे? नास्तिक थे। तो नास्तिक। वो वेदों की सत्ता हाँ को स्वीकार नहीं करते थे, तो इसलिए वो क्यों मानेंगे उसको, है ना? तो वो त्रयी को नहीं मानते थे। वो त्रयी को क्या कहते थे? लोक यात्रा को जानने वाले लोकायतिक जो थे, वह त्रयी को सिर्फ आवरण मात्र मानते थे। ठीक है? मतलब आपने बृहस्पति के बारे में सुना ही है। दंड नीति एका विद्या इति औशनसाः। अब कह रहे हैं कि जो औसनस है, औसनस कौन? शुक्राचार्य, जो राक्षसों या कहें कि जो दानव लोग थे उनके गुरु कहे जाते हैं। शुक्राचार्य कहे जाते हैं ना उनके गुरु, या बृहस्पति? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य। शुक्राचार्य, हाँ, तो शुक्राचार्य जो है उनका दूसरा नाम औसनस है। यहाँ पे अगर औसनस के बदले शुक्राचार्य पूछ लिया गया, शुक्राचार्य ने कितनी विद्याएं मानी है, तो आपको वहां पे भी एक लगाना है। ठीक है? औसनस मतलब शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का ही दूसरा नाम औसनस है। तो जो औसनस है या शुक्राचार्य है, वो सिर्फ एक विद्या को मानते हैं। उस विद्या का नाम है दंड नीति। ठीक है? दंड विद्या। तो तस्याम ही सर्व विद्यारंभ प्रतिबद्ध इति। क्या कहते हैं औसनस के अनुयायी? क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तस्याम ही, इस दंड नीति में ही क्या हो जाता है? सभी विद्याओं का क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है। मतलब क्योंकि भली भांति, कहने का मतलब है कि उपर्युक्त तीनों विद्याओं का समावेश जो है वो दंड नीति में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भली भांति राजव व्यवस्था चलने पर सब विद्याओं के व्यवहार की स्वतः सिद्धि हो जाती है। अगर राजव व्यवस्था अच्छी चलती है, सब नियम में चल रहे हैं, सब कानून वहां पे अच्छा है, तो वहां पे सभी विद्याएं जो होती हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। वहां पे अच्छे अच्छे लोग लोग होंगे, तो क्या हो जाएगा? वहां स्वतः ही अन्य विद्याएं भी आ जाएंगी। ये शुक्राचार्य का मानना है। ठीक है? मतलब कि उस दंड नीति में ही सभी विद्याएं क्या हो जाती है? समावेशित हो जाती है। इतना समझ में आ गया? हाँ आगे। हाँ। अब देखिए कौटिल्य। कौटिल्य मतलब चाणक्य। चाणक्य कितनी विद्या मानते हैं? तो चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः ताभिर धर्म अर्थौ याद विद्यानां विद्यात्वं सांख्यम योगो लोकायतम चेत आन्वीक्षिकी। कहने की चतस्र, चतस्र मतलब चार, चार विद्याएं, जो ये चार विद्याएं बताई हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये चार प्रकार की जो विद्याएं हैं, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। मतलब कौटिल्य कहते हैं कि जो विद्या है वो चार विद्याएं हैं। ठीक है? फिर ताभी, ताभी मतलब क्यों? ताभी धर्म अर्थ, ताभी, यहाँ पे विभक्ति आएगी, जो रॉ सॉरी विसर्ग आएगा, ये जो रॉ लगा है ना ऊपर, ये विसर्ग अगर आधा आधा करेंगे तो ताभी धर्म अर्थो। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाता है कि इन ताभी मतलब इन चारों विद्याओं से, ठीक है, इनके लिए बोला है, तो ताभी मतलब इन चार विद्याओं से क्या हो जाता है? धर्म और अधर्म का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। मतलब क्योंकि इन चारों विद्याओं का, यदि विद्यात, इन चारों विद्याओं का विद्यात्व इसी बात में है कि उनसे क्या हो जाता है? धर्म और अर्थ का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब है कि कौटिल्य ने इसलिए चार विद्याओं को माना है, कहते हैं कि वो इन चारों विद्याओं से क्या हो जाता है? धर्म और अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अब आन्वीक्षिकी के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है? और त्रयी के अंतर्गत क्या आता है? वार्ता के अंतर्गत क्या आता है? और दंड नीति के अंतर्गत क्या आता है? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ लिया कि चार प्रकार, मतलब कि किस किसने कितनी विद्याएं मानी है। हमने मनु के अनुयायी जो थे मानवहा, उन्होंने त्रयी वार्ता दंड नीति को माना है। बृहस्पति यानी कि बृहस्पति के अनुयायी अनुयायी जो थे, उन्होंने दो विद्याएं मानी है, वार्ता और दंड नीति। औशना शुक्राचार्य एक मानते हैं दंड नीति, और जो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, वो चार विद्याएं मानते हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। ठीक है? इतना तो हमारा क्लियर हो गया है, लेकिन आपको इन इसका मूल भी पढ़ते रहना है।
1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्या पता वो अब देखो परीक्षा का पैटर्न कुछ अलग ढंग से दे रहा है, कभी भी कुछ भी दे सकता है। तो आपको अगर चतस्र एव विद्या इति बस डैश डैश ये कहाँ से लिया गया है? अगर ऐसा प्रश्न अगर आता है तो वहां पे भी आपको याद रखना है कि ये अर्थशास्त्र से ही पूछा है। बहुत बार हमें 4 विद्या पता है लेकिन हम उसको ध्यान में नहीं रखते और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे आज उमादि का हुआ है, मतलब ट्रिक भी याद करिए फिर भी प्रश्न गलत किया है ना? तो ऐसे ही मतलब हो जाती हैं गलतियां, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 घंटे में इतना सारा सिलेबस नहीं हो पाता है, दिमाग में नहीं रहता, लेकिन कोशिश करनी है कि हमें अच्छे से अच्छे मतलब देना है, अपना पेपर अच्छे से देना है करके। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? हाँ आ गया। हाँ आया। उसके बाद है निकिता, आपके समझ में आ रहा है? क्योंकि आप नई हो, अभी पढ़ा भी नहीं होगा ये तो। आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर है सांख्यम योगो लोकायतम चेत आन्वीक्षगी। कह रहे हैं कि आन्वीक्षकी जो विद्या है उस विद्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो आन्वीक्षकी विद्या के अंतर्गत सांख्य, सभी जानते हैं, सांख्य, योग और लोकायत, ये 3 आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आन्वीक्षकी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मिलाने के लिए भी आएंगे, देख लेना। आन्वीक्षकी डैश करके यहाँ पे कुछ और चीज डाल दिया, जैसे यहाँ से डाल दिया, आगे जैसे है ये धर्म अधर्म। ठीक है, अब ऐसे 4 विद्याएं ऐसे डाल दी हैं और यहाँ पे उनका डाल दिया है, फिर आपसे बोला कि मिलान करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ये भी ऐसे भी याद रख लेना है। ठीक है, तो आणविक शकी के अंतर्गत सांख्य, योग और लोकायत आते हैं। उसके बाद धर्म अधर्मो त्रयम, जो धर्म अधर्म की शिक्षा है, ठीक है, वो धर्म अधर्म का मुख्य रूप से प्रतिपादन त्रय के अंतर्गत किया जाता है। और वार्ता के अंतर्गत अर्थ और अनर्थ का निरूपण किया गया है। और दंड नीति के अंतर्गत दंड नित्याम नय अनयो, मतलब दंड नीति के अंतर्गत न्याय और अन्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या था? आणविक शकी के अंतर्गत क्या है? सांख्य, योग और लोकायत। त्रय के अंतर्गत धर्म अधर्म। वार्ता के अंतर्गत अर्थ अनर्थ। और दंड नीति के अंतर्गत न्याय और अन्याय। ठीक है, फिर है कि ठीक बल है। बल अबले च एतेषां हेतुभिः अन्वीक्षमाणा लोकस्य उपकरोति। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम् अवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारध्यम च करोति। कह रहे हैं कि बल अबले, क्या बल अबले च एतासाम हेतु हेतु भी अन्वीक्षमाणा लोकस्य उपकरोति। कह रहे हैं कि इन विद्याओं को बल और अबल, बल मतलब सार्थक, बल मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ नहीं आ रही। प्रेमा मैम, लाइट चले गई बल। हेलो हेलो।